और बताइए सर काफ़ी बार आज पूछ लेना जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल एकदम बेचक होकर के पूछ सकते हैं। सर कभी कभी लेकिन ऐसा होता है जैसे एग्जाम दिया किसी वजह से मार्क्स कम रह गए तो सेल्फ डाउट भी हो जाता है, फिर उसे कैसे ओवरकम नहीं करें? देखो, सर कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि प्रोफेसर बनना चाहिए, जैसे हम कॉलेज जाते हैं? नहीं अभी क्या है। हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप, आई एम द एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस जैसे होता है क्या है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन CSIR नेट का मैं एजुकेटर हूँ। सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन ये रहते हैं, सर आप कब मिलोगे, कब आपसे मुलाकात होगी। तो आज हमारे साथ दो लर्नर्स इशिका एंड वंदना दिल्ली से दोनों जुड़े हुए हैं, और इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि डेली तो हम ही क्वेश्चंस पूछते हैं क्लास में इनसे। तो आज ये दोनों बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये मुझसे डायरेक्ट आप लोगों के सामने लाइव क्वेश्चंस करेंगे और मुझे उनके जवाब देने हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इशिका अग्रवाल एंड वंदना अग्रवाल। हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। तो बताओ आप लोगों के कितने क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? बहुत सारे क्वेश्चन सर। बताइए, एक एक करके बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड द अनअकैडमी टीम एज वेल। वेलकम। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है दैट जनरली आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो, थैंक यू। बट आपकी क्लास के अंदर एक मोटिवेशन भी रहती है, लाइक लाइफ लेसन्स भी हम साथ में लर्न करते हैं। जैसे कि क्या लाइफ लेसन आपने देखा? जैसे कि सर आप स्ट्रेस के ऊपर बहुत अच्छा समझा सकते हो। ओके। इसके अलावा कि मतलब एक एग्ज़ाम लाइफ का एंड नहीं होता, इसके बाद बहुत कुछ होता है जो इसके बाद भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उनको कैसे टैकल करना चाहिए। सो लाइकवाइज आपने हमेशा उस पर अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है क्लास में भी। इवन आपकी जो टॉक विद एवरीवन वाली, जिसको हम सत्संग बोलते हैं क्लास में वो वाले सेशंस होते हैं। अभी जो रिसेंट भी हुआ था उसमें भी आपने काफ़ी कुछ बताया था। एक्चुअली इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न है कि बचपन में क्या होता था ना, हम स्कूल में पढ़ने जाते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, ठीक है टीचर ने हमें पढ़ाई कराई, बहुत अच्छा सारे टीचर्स ने मिला, लेकिन जब हम अपने एक अंकल थे, अपने एक माँ बाप हैं, एक अंकल हुआ करते थे हमारे साथ, तो वो हमें कहानी सुनाया करते थे, और वो कहानी बड़ी मोटिवेशनल हुआ करती थी। उनसे कहानी सुनने के बाद, मम्मी पापा से बात करने के बाद, घर में कोई ऐसा बंदा जो बैठे हमको सुने, हमको समझे, तो हम पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हुआ करते थे। तो मेरा अक्सर हमेशा बच्चों के साथ में यही रहता है। आपने कभी भी देखा होगा, जब मैं टीचिंग करा रहा था 2 से 3 महीने के अंदर मेरा एक सेशन आता है टॉक टू एवरीवन। तो वो टॉक टू एवरीवन लाने का मेरा पर्पज ये है कि मैं हर बच्चे को सुनूं, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, बच्चे 100 बच्चे की क्लास चल रही है, हम एक डायरेक्शन में उनको ले जा रहे हैं, हमारी एक डायरेक्शन रहेगी 100 के 100 बच्चों को, लेकिन 100 बच्चों की तो डायरेक्शन सेम नहीं होगी ना। हर बच्चा जब भी आता है क्लास में, अपनी एक यूनिक उसका एटीट्यूड होता है, यूनिक उसका कल्चर होता है, हमें उसे भी समझना चाहिए ताकि हम उसको और बेटर गाइड कर सकें। तो मेरा हर 2 महीने में जो इसलिए रहता है कि बच्चा स्ट्रेस फ्री आप तभी फील करते हो कि हमने अपने मन की बात कह दी। तो अब जो कम्युनिकेशन चल गया है ना, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो पकड़ के पीट दिया जाता था। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि टीचर हमें पकड़ के बहुत पीट दिया। अब ना 1 वे कम्युनिकेशन खत्म हो गया। yes, कि आप ना एक डायरेक्शन में बात कर रहे हो, टीचर आया, अपना लेक्चर दिया और दे करके चला गया। अब जो कम्युनिकेशन है ना, वो 2 वे कम्युनिकेशन है। जब तक हम आपको नहीं समझेंगे और आप हमको नहीं समझोगे, तो एक अच्छा करियर कभी नहीं बन सकता। हो सकता है कि आप नॉलेजेबल बहुत अच्छे हो जाओ 1 वे कम्युनिकेशन में, लेकिन आप जीवन का जो आधार है, जीवन की जो शिला है, वो आप कभी भी परिपूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है, मैंने आप लोगों ने मुझसे कहा इसलिए आज कि सर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्लास में तो नहीं पूछ सकते वो सारी चीज़ें, लेकिन हमें आपसे मिलना, मैंने इसलिए बुलाया कि यहाँ भी टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया, और वही रीज़न है कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जैसे कि आई थिंक मेरे इस सवाल से आपका जो थोड़ा सा स्ट्रेस होगा वो दूर हो जाएगा। हाँ जी सर। और बताइए, और क्या आपका क्या क्वेश्चन है? थैंक यू सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए हमें। आपका भी बहुत बहुत वेलकम, बहुत मोस्ट वेलकम। सर जैसे आप पढ़ाते हैं तो आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। काफ़ी बार जैसे होता है कि कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, जैसे कहानीज बताते हैं आप हमें, तो वो एक अलग ही तरीका होता है। कहाँ से आते हैं आपको वो? एक्चुअली हम देखो, हमें चीज़ें क्या याद रहती हैं, हम क्या जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में घट रहा हो, डेली की जो घटना हो रही हो, अगर वो चीज़ें हमें हमारे दिमाग पे ना छाप छोड़ती हैं कि भाई जो भी आपका कल्चर चल रहा है गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में, जो भी कल्चर चल रहा हो, तो आपको वो चीज़ें याद रहती। तो मेरा कुछ नहीं होता, मैं उस कॉन्सेप्ट को उस घटना से रिलेट कर लेता हूँ
कि यार ये घटना भी तो इस कॉन्सेप्ट के जैसी है। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया होगा, आप कहोगे ये भी रिलेट कर दिया, कि दो लोगों के बीच में ना हमेशा केमिस्ट्री चलती है, कभी ना मैथ चलता है ना फिजिक्स चलता है। आप जब भी एग्जांपल देते हो तो ये एग्जांपल देते हो कि यार इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बेसिकली हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ, तो जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम्पल है ना वो ऑटोमेटिक घटना से जुड़ जाते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब आप किसी चीज़ का आपका लगाव हो जाता है ना, जैसे कि मेरा केमिस्ट्री से इतना लगाव हो चुका है, मैं और टॉपिक शायद ही मैं जानता हूँ, सिर्फ मुझे केमिस्ट्री के अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा, बट केमिस्ट्री मुझे आती है, केमिस्ट्री के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जी सर। और वो भी इतनी कि मैं आप लोगों को पढ़ा लेता हूँ, इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, कि वो तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, वो तो कोई नहीं, क्योंकि विज्ञान हमेशा रिसर्च का एक विषय रहा है। तो इतनी आती है कि मैं हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ा लेता हूँ, इतनी मुझे केमिस्ट्री आती है। और जब आप किसी चीज़ में डूब जाते हो ना तो सारी घटनाएं तुम्हें उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक लगने लगती है। वो ऑटोमेटिक आपके अंदर से आ जाता है। अंदर से आता है यार, ये तो इस कॉन्सेप्ट से मिक्स हो रहा है। क्योंकि आप ना, मैं जनरली टॉक भी, जैसे अपने फ्रेंड्स होते हैं ना, मैं अपने फ्रेंड्स में जो केमिस्ट्री वाले फ्रेंड होते हैं, हम केमिस्ट्री में टॉक करते हैं उनसे जी। कोई एग्जाम्पल भी होगा तो हम केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेंगे, यार ये हो गया तेरे साथ, तो ये हो गया अभी तेरे साथ। तो अपनी ना आदत ही ऐसी बन गई है कि अब वो एग्जाम्पल ऑटोमेटिक ही सामने आने लगे। सर एक चीज़ थी, जैसे मैं आपसे 2019 से आया, मतलब आपको जानती हूँ, मैंने आपसे ऑफलाइन पढ़ा था। हाँ। एंड ऑफलाइन उस टाइम पे आपका अपना इंस्टीट्यूट था। हाँ। सो उस इंस्टीट्यूट का भी अच्छा खासा नाम था, आपका अपना इंस्टीट्यूट था, ऑब्वियस सी बात है। सो वो क्या डिसीजन था कि आपने लाइक इंस्टीट्यूट छोड़ के? ना आपसे ही मिल जाएगा, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ जी। कि अब भाई मैं प्लेटफॉर्म पे यहाँ, आपको सिलेक्शन कहाँ से मिला? यहाँ से सर, यहाँ से मिला, गेट का भी सिलेक्शन आपका यहाँ से हुआ। Yes, तो बस इसी का जवाब आपका सीधा सीधा आपको मिल गया है। असल में होता है क्या है ना, देखो हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर बहुत बढ़िया करता है, और मेरा नहीं था, आई वॉज द वन ऑफ द पार्टनर दैट कंपनी में, एक पार्टनर था। और मेरा मकसद हमेशा पढ़ाने के पीछे क्या होता है कि बच्चे तीन तरह के होते हैं, एक टॉपर होता है, एक मीडियोकर होता है, एक लोअर होता है। अगर एक टॉपर बच्चा मेरे पास आ रहा है पढ़ने के लिए और मैं टॉपर को टॉपर बना रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने पढ़ाया ही होगा उसको कुछ ना कुछ, टॉपर को मैंने टॉपर बना दिया, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्योंकि एक मीडियोकर बच्चा भी आता है क्लास में आपसे पढ़ने, वो भी आपके सपने देखता हुआ आता है कि ये टीचर मेरा सिलेक्शन कराएगा, और मैं किसी वजह से उस पर ध्यान ना दे करके सिर्फ टॉपर बच्चे पे ध्यान दूँ, तो ये मेरी गलती है। इसलिए जितने भी मीडियोकर या लोअर बच्चे थोड़े से होते हैं, देखो लोअर कोई नहीं होता, मीडियोकर, ये थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी हो जाती है बच्चे के साथ कि उसको पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं मिला, या कुछ भी उसके साथ में ऐसी कोई कंडीशन रही होगी कि वो पढ़ नहीं पाया। दिमाग, IQ लेवल सबका बराबर होता है। तो मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि उस बच्चे को मैं आगे बढ़ाऊँ, चाहे मैं कैसे भी बढ़ाऊँ। 6 महीने में सिलेक्शन नहीं है, 12 महीने में सिलेक्शन है, थोड़ा लेट है, तो उसको मैं कैसे ना कैसे करके मैं सिलेक्शन उसको वहाँ पर दूँ। तो मेरा काम, मैं हमेशा उन्हीं के साथ हूँ। ठीक है, टॉपर बच्चा तो आएगा, उसको टॉपर बच्चे को आप रैंक दो, रैंक बढ़िया, सिलेक्शन बाकी सारे बच्चों को दो, तो सबका भला होना चाहिए, मेरा मन ये है। तो इसलिए मैं यहाँ जुड़ा। यही आपका थॉट प्रोसेस सबको इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच इसके लिए। और बताइए सर, काफ़ी बार आज पूछ लेना जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल एकदम बेचक होकर के पूछ सकते हैं। सर, जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि किसी प्रॉब्लम की वजह से या हेल्थ इशू की वजह से हम क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, या फिर कोई इमोशनली या किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम कैसे मोटिवेट रह सकते हैं हमेशा? देखो, ये लाइफ का पार्ट है। फैमिली हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, ऐसा कौन बंदा है जो जिंदगी में कभी बीमार ना पड़ा हो? जी। ये प्रॉब्लम नहीं होती, इसको हम प्रॉब्लम को बना लेते हैं काम ना करने की वजह से। हाँ, क्योंकि यार मुझे ये काम नहीं करना, मैं ना इस समस्या से जूझ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना। हाँ, मैंने इसके लिए बस आपको कुछ नहीं, मेंटली स्ट्रांग होना, जो हो रहा है होने दो, ये सब एक लाइफ के पार्ट। अब तुम रास्ते में जाते हो, क्या स्पीड ब्रेकर नहीं आते क्या? जी। अब क्या स्पीड ब्रेकर को देखकर आप रुक जाते हो क्या? आप थोड़ी सी स्पीड मंदी करते हो, जिससे गाड़ी में भी नुकसान ना हो, इजीली गाड़ी आप स्पीड ब्रेकर से उतारते हो, फिर गाड़ी दौड़ा देते हो। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर होते हैं। अब स्पीड ब्रेकर पे मान लो आपने बहुत तेजी से गाड़ी दो, तो कुछ ना कुछ हमें भी तो नुकसान होगा। मान लो कुछ हेल्थ इशूज है और तुम मेहनत करते जा रहे हो, मजदूरी पूरी आप करते जा रहे हो पढ़ाई के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान होगा। पहले हेल्थ इशूज है, कुछ देर का है, इससे निकल जाओ, फिर आपकी गाड़ी फिर दौड़ पड़ेगी।
सर कभी कभी लेकिन ऐसा होता है जैसे एग्जाम दिया किसी वजह से मार्क्स कम रह गए तो सेल्फ डाउट भी हो जाता है, फिर उसे कैसे ओवरकम नहीं करें? देखो, आप सेल्फ डाउट मत करो, सेल्फ डाउट करने के लिए दुनिया है, आप पे डाउट करने के लिए दुनिया है। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रहो, मेरा मानना ये रहता है कि दुनिया, जी सर। लोगों को भी तो कहने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए ना। सही बात है। अगर लोग नहीं कहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आप भी अपने पे डाउट करो और मैं आप पे विश्वास करूं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप खुद तो डाउट कर रहे हो अपने पे और मेरे से उम्मीद रखते हो कि मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप सिलेक्शन दोगे। नो, दैट इज रॉन्ग। जी सर। आप पहले खुद पे विश्वास करो। जब तक आप अपने आप को अहमियत नहीं दोगे, आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे समझ सकते हो कि दूसरा आपकी रेस्पेक्ट करे, दूसरा आप पे विश्वास करे। तो आदमी ना, कोई भी जी आधा डिमोटिवेट तभी हो जाता है जिस दिन वो अपने पे शक करता है। मैं कुछ भी है, जैसे मेरे को घर में रोटी बनानी नहीं आती, कभी मेरे को वाइफ ने बोल दिया भी रोटी बनानी है, मुझे शक नहीं होता कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती। मैं तुरंत, सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम फैमिली की तरह बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ जी। मैं तुरंत एकदम, मुझे पूरा विश्वास है, मैं बना लूंगा, क्योंकि अगर मैं विश्वास अपने पे नहीं करूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं जाता हूँ तुरंत, चाहे वो कैसी भी बनी, गोल नहीं बनी, जी, थोड़ी जी। बहुत इधर रहेगी, खाने लायक तो बनी है ना। जी परफेक्शन तो एक दिन में नहीं आता ना, परफेक्शन धीरे धीरे आता है, और तुम्हें मुझे विश्वास ही नहीं कि मैं बना लूंगा। जी क्लियर एकदम। और बोलो सर ये इसका क्या सीन है, जैसे आप बोलते हो कि ना कभी भी कॉल कर लो, कभी भी मैसेज कर लो। मेरे पास ऐसे चैट्स है जो मैंने आपको रात को 3 बजे डाउट भेजा है, 3-5 पे वो डाउट सॉल्व होके आ गया। Yes, sir. तो सर ये सोना नहीं होता रात को। मतलब अपने भी, मतलब ऐसा होता है ना कि एक फैमिली स्पेस भी होता है, आप मैरिड भी हो, तो ऐसे कैसे मैनेज करते हो आप ये सब चीज़? यार, ये सवाल का जवाब तो देना वाकई बड़ा मुश्किल है। कि असल में मेरे पास एक होता है कि मैंने बच्चों को हमेशा बोला है, कोई टाइम नहीं होता काम करने का। रात भी अपनी है, दिन भी अपना है, और रात को कोई पायलट हवाई जहाज चला रहा है, क्या चलाएगा नहीं क्या कि रात टाइम हो गया, मैं हवाई जहाज उतार रहा हूँ अभी नीचे। तो कभी भी ना, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। टीचर एक जॉब नहीं है, टीचर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मेरे बच्चे में और आप में कोई अंतर नहीं है? क्या मैं अपने बच्चे के लिए रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह 7 बजे रेडी नहीं रहूँगा? क्या अगर मेरा बेटा मुझे कुछ कहेगा तो बिल्कुल रेडी रहूँगा। तो टीचर एक जॉब नहीं होती, टीचर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर माँ बाप ने आपको किसी के हाथ में सौंपा है ना अपने के बाद, तो वो गुरु के हाथ में सौंपा है। जी सर। सीधा आप स्कूल में गए हो, और खुद मैं जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो मुझे ये विश्वास रहता है टीचर के सामने कि मेरे से अच्छा परवरिश करेगा, मेरे से अच्छा सिखाएगा। हम लोग तो खिलाते हैं पिलाते हैं बच्चे को, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा सिखाता है ना वो टीचर सिखाता है। और मेरी हमेशा उम्मीद ये रहती है कि यार टीचर मेरे लिए, बच्चे के लिए बहुत कर रहा है। अब मान लो कोई टीचर प्रोफेशनली वहाँ हो जाए, नहीं जी यार काम खत्म हो गया, ये हो गया, मुझे नहीं देखना, बच्चा डिमोटिवेट होगा। वो बच्चा लाइफ में जाके ना वैसे ही बिहेव करेगा जैसा उसके साथ हुआ है। जी सर। तो मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि टीचर जॉब नहीं है, टीचर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे को जिस टाइम भी प्रॉब्लम आई और मैं अवेलेबल हूँ, ये नहीं कि मैं हमेशा ठीक है मैं जगा हुआ हूँ, मैंने देख ली प्रॉब्लम तो मैं कभी इग्नोर नहीं करता, मैं उसको हमेशा सबसे पहले रिप्लाई करता हूँ प्रायोरिटी जी पे रख सर। के, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पहले मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेरे बच्चे आते हैं, जो मेरा प्रोफेशन है मेरा प्रोफेशन आता है, उसके बाद में कोई और आता है। तो मेरा मानना ये है। जी सर। ठीक है। तो मैं तो यही चाहूँगा आप लोगों से भी, कभी भी आप टीचर आप भी बनो तो उसको जॉब की तरह मत देखना। अगर जॉब की तरह देखोगे आप कुछ ही दिन मार्केट में रहोगे। बहुत लोग थे जो मेरे साथ भी काम किए, जॉब की तरह देखा, कुछ दिन मार्केट में रहे और आज काम ढूंढ रहे हैं इधर उधर, तो वो बेकार हो जाएंगे वो लोग। जी सर। अगर आपको वाकई सफल बनना है तो यहाँ जॉब मत देखो, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो। जी हाँ, हमारा जॉब है वो हमारा वही अनअकैडमी से है, हमारा अनअकैडमी हमको पे करते हैं, हम करते हैं, काम करते हैं, जो भी है वो वट एवर है। बट स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज का है। जी ठीक है। चलो। सर, जैसे आपने कहा जैसे टीचिंग करनी है हमें, तो हम अपनी टीचिंग स्टाइल को कैसे बेटर कर सकते हैं? टीचिंग स्टाइल को आप तो मेरी जगह लेना चाह रहे हो। नहीं सर, आपकी जगह तो ले ही नहीं सकते आप। ये तो वो वाली बात होगी कि मैं अपने तर्कस का जो तीर है, मैं जो मेरा लास्ट जो तीर है वो मैं आपको बता दूं। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, टीचिंग एक कला है, एक आर्ट है। आप ये सोच रहे हो कि इसको नॉलेज वाला बंदा आया, कोई एकदम से आया और आते ही पढ़ाने लग गया, नहीं नहीं नहीं। टीचिंग का क्या होता है ना, आपको वही बिहेव करना पड़ेगा जिस बिहेव से बच्चा सीखना चाह रहा है।
जी सर। आप अपने बिहेव से टीचिंग करने नहीं जाओगे, आप ये देखो कि बच्चे को मैं कैसे सिखा पा रहा हूँ। अब मैं, आप खुद देखो ना, मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अपने बेटे के ऊपर ही देता हूँ यहाँ पर, कि जब मैं अपने बेटे के स्कूल में जाता हूँ तो टीचर उसको बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह आवाज़ निकाल के पढ़ा रही होती है। अब क्या टीचर की आवाज़ थोड़ा ना ऐसी है, वो बच्चा उस आवाज़ को सुन के पढ़ना चाहता है, छोटे छोटे से ड्रामा करके, ड्रामा टाइप करके उसको वो पढ़ा रही होती हैं। अब टीचर का थोड़ा ना ड्रामा कर रहा है, तो मैं वहाँ से बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मुझे वहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि बच्चे के लेवल पे जा करके हमें पढ़ाना है, ना कि हमें अपनी नॉलेज के लेवल पे जा करके पढ़ाना है। तो मेरा मानना ये रहता है। इसलिए जो पढ़ाने का है, मैं आपको यही बोलूँगा, कभी भी खुद को देख करके मत पढ़ाओ, बच्चे को देख करके पढ़ाओ कि बच्चा Okay, कैसा sir. पढ़ना चाहता है। सर कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि प्रोफेसर बनना चाहिए, जैसे हम कॉलेज जाते हैं? नहीं, अभी क्या है, नहीं, ये तो ये सर भी तो एक ये एक है, बट जैसे एक जो वो होता है ना कि साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, वो वाली जो देखो, वो वर्डिंग। हर चीज़ का ना, मेरा काम करने का क्या है कि ठीक है यार, भगवान का दिया सब कुछ है। एज ए मेरे रिसर्च जर्नल की बात करूँ तो मेरे 9 to 10 रिसर्च पेपर भी हैं, ठीक है, रिसर्च भी मैंने किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से रिसर्च मैंने किया है। बट एक जो मज़ा मेरे को इंटरेस्ट होता है ना, वो जो पढ़ाने में जो आता है ना, वो मेरे को उस फील्ड में नहीं आता। यानी को तो मैं अगर मान लो नहीं है मेरा मन कल को यहाँ, तो मैं जा सकता हूँ उस फील्ड में भी, मेरे पास पूरी डिग्री है उस फील्ड की भी। बट सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को आता है कि, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आदमी को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट है। अब आपने जैसा, इसका जवाब आपको ही देखो, अगर मैं रिसर्च कर रहा होता, रात को 3 बजे मेरी किसी को ज़रूरत होती, तो शायद मैं रिप्लाई नहीं करता, कि मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना टीचिंग में इंटरेस्ट है। मुझे यहाँ इंटरेस्ट है, तभी तो मैं रात को 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? आई एन्जॉय विद माई वर्क। जब तक आप अपने काम के साथ में एन्जॉय नहीं करोगे, देन यू विल नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। लाइफ सिर्फ एक किनारे पर रह जाएगी, पूरी नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि अपनी लाइफ को अगर पूरा एंजॉय करना है, तो आपका वर्क भी ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप एंजॉय कर रहे हो। सर पीएचडी के साथ आप अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे ना आप उस ड्यूरेशन में? हाँ हाँ। तो वो कैसे मैनेज करते थे? पीएचडी में तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ रिजल्ट मैंने फिर से इसका वही आंसर है कि अगर आप एंजॉय कर रहे हो काम के साथ में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। बट सर टाइम भी तो होता है। नहीं, मैंने पूरा टाइम, मैं पूरा रेगुलर अपना पीएचडी में रहता था। शाम को आकर के मैं पार्ट टाइम में क्लासेस लेता था, और उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम क्लासेस में, क्योंकि मज़ा आता था, एंजॉय आता था। मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे अलग से कोई मेहनत करनी है। सब कुछ मेरा बना हुआ था, मटेरियल मेरा बना हुआ था, ठीक है। बच्चों को जो अपडेट में रहता ही हूँ, सारी चीज़ें मेरे शौक है। मैं आज तुमको बताऊँ, मैं आज भी CSIR नेट का एग्ज़ाम देता हूँ। यस सर। जी सर। क्यों देता हूँ? मैं इतनी बार क्वालिफाई एग्ज़ाम, ठीक है, JRF, मैं क्यों देता हूँ CSIR नेट का एग्ज़ाम? सीखने के लिए। सीखने के लिए, क्योंकि मुझे 3 घंटे उस चेयर पे बैठ के जो इंटरेस्ट आता है ना पेपर करने का, नहीं तो मेरे को तो मैं पूरा दिन का हिसाब लगाऊं, 2 घंटे सेंटर पहुंचने पे मेरे को लगते हैं, 2 घंटे वापस जाने में लगते हैं, 3 घंटे में पेपर देता हूं बैठ के। क्यों लगाऊं? बच्चों के लिए मुझे अपडेट रहना है। आज आप भी सर, अब भी आप क्लास में भी जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जिस स्पॉट पे हम हैं आप वहाँ रह के बिल्कुल, आते तो हो। मैं इसीलिए लेटेस्ट पेपर देता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ मिलकर चलना है। अब ये थोड़ा ना कि यार मैंने पेपर एग्जाम क्वालिफाई किया 2010 का, मैं आज पढ़ा रहा हूँ 2024 में, 2010 का पेपर अलग था, आज 2024 का पेपर अलग है, और मैं उसी चीज़ को नहीं, मैं हमेशा अपने आप को अपडेट करता हूँ। और अपडेट इसलिए करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ रहा होता है काम में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं पेपर देने भी जाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ इस माध्यम से, मैं पेपर कभी, अब ये वाला पेपर मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ, मैं पूरा पेपर केवल 1-2 क्वेश्चंस करके मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं किसी बच्चे की सीट खराब नहीं करना चाहता। सिर्फ मेरा पेपर देखने का पर्पज होता है। पेपर क्या है, वो 3 घंटे जो मैं वहाँ बैठ के पेपर देता हूँ, तो मुझे दिमाग में छप जाता है। हालांकि वो पेपर बाहर भी आता है 10-15, लेकिन मैं कभी 3 घंटे नहीं दे पाता, इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि मैं 3 घंटे उस पेपर को दूँ। लेकिन जब एग्जाम में देखता हूँ तो एक क्वेश्चन पे फोकस होता है, और बड़ा मजा आता है मेरे को। जी सर। ठीक है सर, जैसे कभी कभी एंजाइटी होती है किसी चीज़ को लेके, तो उसको किस चीज़ को लेकर के? जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले ये तो एग्जाम में सभी को एंजाइटी होती लगता है, है, या जैसे कभी भी होती है। इंटरव्यू होता है, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यू नो वेरी वेल इन थर्मोडायनामिक्स, जी सर। कि भाई बिना कहे आएंगे ही आएंगे। मैं आज भी एग्जाम देने जाता हूँ, मुझे आज भी एंजाइटी होती है, तो तुम कैसे बच जाओगे? फिर से आप कैसे ओवर? कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठो, शांत बैठो, सब कुछ ठीक होगा। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। अभी आप खुद देखो, हमारा देश इतनी बड़ी बीमारी से जूझा, कोरोना से। और अगर कोरोना, मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोरोना किसी एक पर्सन को हो रहा होता, बाकी किसी को नहीं हो रहा होता, तो वो पर्सन को रोज परेशानी होती है, यार मुझको हो गया है,
इनको किसी को नहीं हो रहा। जी सर। जब हो रहा था सबको हो रहा था, सब शांत थे जी कि भैया हो तो रहा, सबको ही हो रहा, अगर इसकी दुकान बंद है मेरी भी दुकान बंद है। किसी को कोई टेंशन नहीं थी। नहीं तो तुम किसी की दुकान एक दिन बंद करा के देखो कि भाई तुझे दुकान बंद करनी है, दूसरे को दुकान बंद नहीं करनी, दूसरा आ जाए मुझे क्यों नहीं कर, मेरी दुकान क्यों बंद करा दी। वहां पर उस टाइम पे सबकी एक एक महीने 2-2 महीने सबकी दुकान, तो सबको ये था अगर मैं परेशानी में हूं तो पड़ोसी भी परेशानी Yes. में। सेम एंजाइटी में अगर आप हो तो पड़ोसी भी तो एंजाइटी में है ना। जी सर। तो एंजाइटी में तो दोनों हो, तो दिक्कत क्या है, उस एंजाइटी से रिजल्ट आना है। तो उस चीज को इतना माइंड मत करो, जस्ट अपना फोकस ऑन योर वर्क एंड सक्सेस। सर जैसे मतलब आपने बताया कि आपने पीएचडी के साथ साथ सब कुछ मैनेज कर लिया था, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है ये, बट अगर आप आगे अपनी लाइफ देखते हो अभी से 10 इयर्स बाद, आप अपने आप को मतलब कहाँ सोचते हो, अन अकेडमी पे या कहीं और, या कोई अभी और कोई प्लान्स है आपके? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कल का। अगर मैं कल Go के with the प्लान flow. गो विद द फ्लो। अगर मैं कल के प्लान बनाऊंगा तो शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। आज क्या है, बच्चों को क्या करना है आज, मैं इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और एक टीचर का मैं आपको बता दूँ, अगर आप लाइफ में एक बार टीचर बन गए तो आपको कभी रिसेशन नहीं आएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो 10 साल बाद चाहे यहाँ चाहे कहीं भी जहाँ भी होंगे, बेस्ट होगा आप अपना मेहनत करते रहो, आज पे ध्यान दो, ईमानदारी से काम करो, आज की जो भी हो, और ये मत सोचो कि कल क्या होने वाला है। जो कल होगा कल का कल देखेंगे, पहले आज तो अच्छे से जिए। जी सर जैसे आपका एक बैकलॉग था, आप बताते हो क्लास में भी कि आप मतलब कितने छोटी जगह से आप इतना यहाँ तक पहुँचे हो आज, जैसे वहाँ पे शायद उतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं थी, उसके बाद भी केमिस्ट्री को यहाँ देखो, तक। मैंने अभी एक चीज़ बात कही कि अब चाहे पहले क्वेश्चन पूरा करो, मैं समझ तो गया हूँ पर क्वेश्चन पूरा आना चाहिए आपका। जैसे सर केमिस्ट्री मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे इतनी अच्छी स्कूलिंग मतलब ऐसे नहीं होती है जितनी अच्छी आप यहाँ ले सकते हो दिल्ली के अंदर। सो वहाँ से आपने केमिस्ट्री को कैसे मतलब बिल्ड बाय बिल्ड आपने बिल्ड करा उसको प्रॉपर अपने अंदर? आई वॉज फेल इन केमिस्ट्री इन द 10th क्लास। ओके। मैं केमिस्ट्री में फेल था 10th क्लास में। फेल मतलब कैसे कि सब्जेक्ट पूरा जो होता था ना, 100 मार्क्स का साइंस का पेपर हुआ करता था, और 35 मार्क्स का फिजिक्स हुआ करता था, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री और 35 मार्क्स का लाइफ साइंस, जीव विज्ञान बोलते थे इसको, यूपी बोर्ड से हूँ मैं। तो मेरे केमिस्ट्री में ओनली 7 मार्क्स थे आउट ऑफ 30 इन द 10th क्लास। आपका हिंदी था सर सब कुछ? हाँ, सब कुछ हिंदी था। ठीक है, तो हिंदी में ही था पूरा, एकदम यूपी बोर्ड था, हिंदी बोर्ड था। तो मेरे केवल केमिस्ट्री में 7 मार्क्स थे। अब ऐसा तो मैं सोचने लगता यार मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, लेकिन हुआ क्या, 11th क्लास से कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं पढ़ाने वाला कौन है, तो जो टीचर थे 11th क्लास से बहुत अच्छे टीचर्स वहाँ मिले, उन्होंने केमिस्ट्री में इंटरेस्ट मेरे को डाल दिया, तो मैं केमिस्ट्री में आगे बढ़ता चला गया। तो कई बार आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें। अब मैं कहाँ कहता कि मैं 6ठी क्लास में मेरे को तो वहाँ भेजो पढ़ने के लिए, भाई जहाँ मैं रह रहा हूँ मुझे वहीं पढ़ना पड़ेगा ना। फैमिली के ऐसे सर्कमस्टेंसेस से भी आपको यहाँ रहना तो यहीं पढ़ना है, तो वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैं एक बात हमेशा और बोलना चाहूँगा कि आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, आप गरीब आप मरे गरीब मरे ये आपकी गलती ये आपकी गलती है। मैं उन सर्कमस्टेंसेस में रहा ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी भर उस सर्कमस्टेंसेस में रहा ये मेरी गलती है। तो उसको चेंज करना है, और ये बदलाव आप खुद ला सकते हो। जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो तो कर सकते हो, इतना टाइम मिलता है हर बच्चे को कि ये नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं किया, वो एक्सक्यूज हो गया लाइफ में देने के लिए ना, सिर्फ एक एक्सक्यूज हो गया। तो आप एक्सक्यूज मत दो, सिर्फ वर्क करो। हमने भी वही वर्क किया, ठीक है, तो और अपने आगे बढ़ते चले गए। तो सर आप दिल्ली कब आए थे? दिल्ली में 2010 में आया था। तो उस टाइम पे मतलब आप 2010-11 में मैं आया था। 2011 में मैंने एमटेक किया था आईटी दिल्ली से। Okay. 2011 में एडमिशन लिया, तो उसी टाइम पे मैं दिल्ली आया था। तो फर्स्ट टाइम ही आया था। फर्स्ट टाइम विद फैमिली आए थे अकेले? नहीं, मैं तो अकेले ही आया था, फैमिली तो बाद में हुआ है जो भी हुआ है, तब तो मैं अकेले ही आया था। ठीक है सर, जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ाने में मज़ा आता है, उसके अलावा आपको और क्या करने में मज़ा आता है? मुझे अपनी फैमिली को टाइम देने में बहुत मज़ा आता है। जी सर तो को बातें मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे अपने बेटे के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। जी सर। और मुझे आप लोगों के डाउट सोल्व करने में बहुत मज़ा आता है, जो आप भेजते हो इतने सारे डाउट। हाँ सर, ठीक है। कभी कभी तो सर ये बहुत प्रॉब्लम, ये लेट नाइट भी प्रॉब्लम, भेजते काफ़ी हैं। बच्चों के इतने प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे पास में, मैं कभी भी हार नहीं मानता। जी सर, आप विश्वास नहीं हमेशा मानोगे। रिप्लाई करते हो। एक रिवील करता हूँ, मेरे पास डेली ना 100 to 150 डाउट्स होते हैं, जी सर। और उनको मैं सोल्व करके बच्चों को देता हूँ। जी सर। लेकिन उसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे जो पुराने स्टूडेंट जो पास हो गए हैं, जो रैंकर्स हैं, जो पहले अच्छी जगह से अब कहीं जॉब कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उनको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा।
मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ उनमें कि हाँ भाई जरा इस प्रॉब्लम को सोल्व करके भेजो, इस प्रॉब्लम को सोल्व करके भेजो, इस प्रॉब्लम को सोल्व, जो मेरे पे होती है मैं मुझ पे टाइम होता है मैं कर देता हूँ। तो जैसे उनसे आता हूँ मैं उनकी हेल्प लेता हूँ वहाँ पर। जी सर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा एक चैनल बन गया है पूरा, और ये बच्चे आज भी हेल्प कर रहे हैं आने उन्हें, यू नहीं, उस बच्चे को ये नहीं पता कि किसका प्रॉब्लम है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। आना है, सर ने भेजा है, क्योंकि मैंने उनके प्रॉब्लम उस टाइम पे सोल्व करके दिए थे, और मेरी बच्चे से बस वही डिमांड होती है, आप भी ऐसे ही आगे सोल्व करके देते रहो। ठीक है, तो एक चैन बन जाती है, सबका ईजी हो जाता है, सबको हेल्प मिल जाती है। जी सर। ठीक है, अब तो कोई नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, अब तो और कोई मन में नहीं है, अभी इतने ही सोचे थे। इतनी सोचे थे। चलो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आप लोगों का हमेशा आभार, दिल से आभार, मोस्ट वेलकम। आते रहिएगा, मिलते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस। ओके। थैंक यू सर।